ओके। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं मिसबा और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद मजीद हु इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। उन्होंने एमबीबीएस किया है एंड देन उन्होंने इसरा यूनिवर्सिटी से एमफिल हेयरिंग साइंसेस में एमफिल किया है। सो सर, वी वेलकम यू टू आवर शो टेली टॉक विद ऑडियोलॉजिस्ट में। थैंक यू सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। जी, थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा आपने दे दिया है। मज़ीद मैं बता देता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मजीद है और इस वक्त मैं बहावलपुर मेडिकल डेंटल कॉलेज में अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर एज प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑडियोलॉजी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑडियोलॉजी की फील्ड से 20 साल से मेरा ताल्लुक है। अरसा 20-22 साल से मैं जनूबी पंजाब में ऑडियोलॉजी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ और डिफरेंट ऑलमोस्ट 2022 मेरे पास फॉरेन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बैलेंस का मैं सर्टिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और इस तरह की चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है और कोशिश की मेरी तरफ से होती है कि पेशेंट्स को, उनके बच्चों को, उन पेरेंट्स को मैक्सिमम जो अल्लाह ताला ने मुझे जितना नॉलेज दी है उससे हिसाब से उनको बेहतर गाइड करूं। थैंक यू सर, वेलकम टू आवर शो। सर, जैसे कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है, तो हमने अर्ली इंटरवेंशन में तो बात कर दी। तो सर उससे थोड़ा सा आगे का सफर लेते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन हो गई है, अब क्या करना है। ओके, अर्ली इंटरवेंशन की जो टॉक थी अल्तमिश के साथ वो भी मैंने सुनी और बड़ी अच्छी उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी और बड़ा अच्छा उन्होंने इसके ऊपर जो है ना बात की। अर्ली इंटरवेंशन के बाद जब आपने प्रॉपर डायग्नोज कर लिया है कि बच्चे को या बड़े को हियरिंग लॉस हो गया है, जी सर। तो असल जो है ना आपकी जो स्टोरी है वो वहां से बिगिन करती है कि अब हमने डायग्नोज कर लिया है कि बच्चे को इतना हियरिंग लॉस है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। आपके हाथ में एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आपने उसकी मैनेजमेंट करनी। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अगर तो रिपोर्ट के अंदर हमारी कंडक्टिव डेफनेस आ रही है तो कंडक्टिव डेफनेस के लिए ज़्यादा हम ईएनटी कंसल्टेंट्स को रेफर बैक करते हैं कि इसके अंदर जहाँ पे भी कंडक्टिव पैथोलॉजी है उसको वो रूल आउट करें और उसको मैनेज करें। ये उनका काम है और ये वो बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। उसमें चाहे वो मेडिकेशन है, चाहे वो कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, ये पूरी डोमेन ईएनटी कंसल्टेंट्स की है। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे केस हमारे पास मिक्स टाइप का हियरिंग लॉस आता है तो उसके अंदर ईएनटी कंसल्टेंट और ऑडियोलॉजिस्ट इकट्ठे साथ चलते हैं और उसमें भी रूल यही है कि पहले हम कंडक्टिव एलिमेंट को दूर करते हैं और पेशेंट हमारे पास साथ साथ फॉलो पे रहता है। कंडक्टिव एलिमेंट दूर होने के बाद अगर उसके हियरिंग लेवल्स ठीक हो गए हैं तो वेल एंड गुड, पेशेंट ठीक हो गया। अगर नहीं होता तो फिर हम उसकी मैनेजमेंट आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिसके अंदर नर्व डेफनेस के केसेस आते हैं, वो फिर एक प्योर ऑडियोलॉजिस्ट का काम है, उसने उसको आगे लेके चलना है और उसको मैनेज करना ठीक है सर। तो सर, अगर हम देखें तो नर्व डेफनेस में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, माइल्ड से लेके प्रोफाउंड तक। So it's a journey between hearing aid and cochlear implant. So how hearing aid हम पे किस तरह recommend करेंगे, किस किस situation में करेंगे, and how are the steps we take उस journey को start करने में। जी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हेयरिंग एड की सिलेक्शन से पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं कुछ समझने वाली, वो ये हैं कि एक तो मैं इस पैनल पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से सोशल मीडिया के पैनल्स के ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स लोगों ने अपलोड की हुई होती हैं, उसकी ठीक नहीं, उसकी ठीक नहीं। तो इसमें ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। उसमें होता ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऑलमोस्ट 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑडियोलॉजी में। तो उसके अंदर जो हमारी नर्व की स्टडी है, जो एक अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर इंसान अभी तक पहुंच नहीं सका।
कोशिशें हुई हैं, बहुत रिसर्च हुई है, बहुत काम हुआ है और बड़ा लोगों को फायदा भी हुआ है। लेकिन हियरिंग असेसमेंट को अगर हम एक टेस्ट के ऊपर कहें, जैसे नॉर्मली आजकल बीरा टेस्ट होता है कि बीरा टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और उसके ऊपर हम उसको लेबल कर दें कि इस पेशेंट को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक सीरीज ऑफ टेस्ट है, एक बहुत सारे टेस्टों का एक कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री टेकिंग है, सारा को मिला के हम फिर इस न्यूज को ब्रेक करते हैं पेरेंट्स को कि आपके बेबी को, आपके बच्चे को इतना हियरिंग लॉस है। डेफिनेटली जब हम टेबल के इस साइड पर बैठे होते हैं, बीइंग कंसल्टेंट, बीइंग डॉक्टर्स, तो हमारे लिए बड़ा इजी होता है कि सामने बैठे हुए मरीज को कहते हैं हाँ जी आपके बच्चे को तो सुनता नहीं है और आप इसको आले लगवाएं, आप इसको इम्प्लांट कराएं। लेकिन हमने एक्चुअली सोचना ये है कि टेबल के उस सब अगर हम बैठे हुए हों और हमारे बच्चे के बारे में इस तरह कहा जाए तो हमारी क्या फीलिंग्स होंगी। Sir, I can तो इसका भी एक understand प्रॉपर that feeling. पैटर्न। Yes, I can understand that feeling being a mother of a child. So yes, it is a very important thing कि होना चाहिए. Counseling is very important. So sir, please. एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। तो इसमें काउंसलिंग आप पेशेंट की करेंगे अच्छे तरीके से और टेस्ट, सीरीज ऑफ टेस्ट करवाएंगे, खाली बीरा नहीं होगा। आप उससे पहले उसकी जो बेसिक चीजें हैं, हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऑटोस्कोपी, टिम्पैनोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पीडेंस आप करवाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें मिडिल ईयर पैथोलॉजी होती है बड़ी कॉमन, उसकी वजह से हियरिंग लॉस आ रहा है। टेस्ट हम उनके पहुंच के, अच्छा उसके बाद हम पहुंच गए, डिटरमिनेट हो गया कि ये हमारा, सेम एग्जांपल दूं, बीरा टेस्ट हमारा मार्केट में बड़ा ओपन है, उसके ऊपर आ गया जी सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है बेबी को। अब एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाएं? उसके बाद देखें उसके अंदर यही है कि हम लोग देखते ये हैं कि पेशेंट को सबसे पहले हम काउंसल करते हैं की तरह, ठीक है। अगर तो बिल्कुल रिस्पॉन्स है ही नहीं तो फिर भी हमारी कोशिश होती है जब तक वो अपना माइंड सेट करे उसको कि मैंने इम्प्लांट करवाना है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी सर्जरी है, बड़ा डिसीजन है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, आपको डॉक्टर चुनना है, ऑडियोलॉजिस्ट चुनना है, इसमें हर पेशेंट को 2-3-4 माह लग जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि वो टाइम आप जाया ना करें, इसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर हियरिंग डिवाइसेस लगवाएं, सुपर पावर हियरिंग एड्स लगा दें और इस दौरान आप अपनी वर्किंग करते रहें। इंटरनेशनली भी अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांटेशन का तो ये है कि आपने 3 to 6 months जो है वो एटलीस्ट हियरिंग एड्स यूज किए हुए हों और उनके साथ रिस्पॉन्स ना आए तो यू कैन जंप टू द कॉक्लियर इम्प्लांटेशन। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि हियरिंग एड की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक चीज मैं आपकी वसातत से ये बड़ा क्लियर सब लोगों को, जितने भी पेरेंट्स को मैसेज दूंगा कि आप, बहुत ज्यादा डिस्कशन कंपनीज के ऊपर हो रही होती है, इस कंपनी का अच्छा, इस कंपनी का अच्छा, इस कंपनी का अच्छा। तो उसमें मैं कहूंगा कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने कहा ये बहुत होती है बीइंग अ पेरेंट, ये हर वक्त फाइट हम लोग देख रहे होते हैं कि नहीं ये कंपनी अच्छी है तो ये कंपनी अच्छी है। तो सर आप बताएं कि कंपनी मैटर करती है कि हियरिंग एड मैटर करता है? जी जी एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो कंपनी कोई भी हो, जितनी ये 8-10-15 बड़ी कंपनीज है, सबके डिवाइसेस अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं, वो सबके डिवाइसेस अच्छे हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका ऑडियोलॉजिस्ट, जिसने प्ले करना है उस हियरिंग एड के साथ, जिसने उसके फीचर्स को चलाना है, उसके फीचर्स को ऑन करना है, जिसकी सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप है, वो हियरिंग एड का जो बच्चा है उसके कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर कि आप एक बहुत ही हाईटेक हियरिंग एड लें हैं और उसके गैजेट्स यूज करने ना आए किसी को, तो वो आपके लिए एक 50,000 का भी और 5 लाख का भी हियरिंग एड बराबर है। जब तक आप उसके फीचर्स को ऑन नहीं करेंगे, उसमें जो चीजें इनबिल्ट हैं उसको आप ओपन नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आपको एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए जो कि उन फीचर्स को समझता हो और उनको बच्चे पे अप्लाई भी कर सकता हो। हियरिंग एड की जो सक्सेस है जिन बच्चों में हमने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मेरी पीडियाट्रिक की प्रैक्टिस बहुत है, मेरे बहुत पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स क्या वो एक आपकी फैमिलीज बन जाते हैं, उनको बार बार आपका आना जाना तो वो बहुत ज्यादा है। उसमें मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि
वो बच्चे ज्यादा कामयाब हुए हैं जिनके पेरेंट्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। जी। अब बेसिकली एक ट्रायंगल मैं पेशेंट को बना के दिखाता हूँ कि ये ट्रायंगल है, इसके एक कॉर्नर पे मैं बैठा हुआ हूँ, एक कॉर्नर पे फादर हैं और एक तीसरे कॉर्नर पे मदर है। डॉक्टर का इसमें काम ये है कि अल्लाह ताला ने जितना उसको नॉलेज दिया है वो उतनी ईमानदारी से उस हियरिंग एड को मैनिपुलेट करे और उसको प्ले करे और बच्चे को लगाए। फादर का ज्यादा रोल इसमें ये होता है कि उस बेचारे ने फाइनेंस अरेंज करने होते हैं। ठीक है, मैंने हियरिंग एड लगा दिया, फादर ने फाइनेंस अरेंज कर दिए। उसके बाद जो तीसरा हमारा कॉर्नर है जिसपे मदर है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब मदर जो है, मैं उस वक्त तक उस किसी बच्चे को हियरिंग एड नहीं लगाता हूँ जब तक उसकी मदर मुझे आके नहीं मिलती, क्योंकि सारा का सारा हमारा जो इस केस की कामयाबी का दारोमदार है वो उस मदर के ऊपर है। तो मदर कोऑपरेटिव हो, मदर समझदार हो, तो हमारे केसेस बहुत जो है ना वो कामयाब होते हैं। सर, हम मदर्स को, जैसे मैं हूँ, हम बीइंग अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ मदर, मुझे तो अपने बेटे की जब हियरिंग एड भी थी, एबीसी पता थी, कॉक्लियर इम्प्लांट का भी, हर चीज मैं ही मैनेज कर रही होती हूँ। मोस्टली मदर्स को नहीं पता होता, मोस्टली मदर्स को ये भी नहीं पता होता कि मॉडल क्या है। उस लिहाज में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके अंदर होता यही है कि आप जिस एरिया में भी हैं, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि आपका जो ऑडियोलॉजिस्ट हो वो आपकी रीच में हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि जिस तरह अल्तमिश भी हैं, एक दो हमारे और कुलीग भी हैं, तो हमारे हम सब मिलकर काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम में किसी में भी कोई वो एक बिजनेसमैन वाली चीज नहीं है, कोई बिजनेस नहीं हम करते। बहुत दफा ऐसे होता है कि अल्तमिश मुझे कॉल करता है कि जी आपके एरिया का पेशेंट है, मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है कि इस्लामाबाद पिंडी का, मैं उसको वहां भेज देता हूँ, क्योंकि जब तक आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपकी रीच में नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बार बार आपको आना पड़ता है। और शुरू में होता है ऐसे कि जब हम बच्चे को हियरिंग एड्स लगा के पेरेंट्स को गाइड करते हैं, तो उसमें मैं बकायदा एक उनको प्रिंटेड शेड्यूल देता हूँ, उसमें वीकली शेड्यूल होता है। अगर मेरा पेशेंट लोकल मेरे सिटी का है तो मैं उसको हर हफ्ते के बाद बुलाता हूँ। अगर वो आउट ऑफ सिटी है तो मैं उसको 4 वीक का शेड्यूल देता हूँ, जिसके अंदर बकायदा मेंशन होता है कि पहला हफ्ता आपने कितना टाइम सुबह हियरिंग एड लगाना है, कितना टाइम शाम को लगाना है, एक हफ्ते बाद कितना बढ़ाना है, दूसरे हफ्ते बाद। ये 4 वीक्स का शेड्यूल होता है, जिसमें बेसिकली हमारा सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना, वो उस बच्चे को उस हियरिंग एड लगाने का आदी करना। और कई दफा ऐसे होता है कि हम लोग हियरिंग एड का जो पावर है वो सॉफ्टवेयर से उतनी नहीं ओपन करते जितनी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ से आपका प्रेशर निकल रहा होता है। कई दफा बहुत ज्यादा हम प्रेशर खोलते हैं तो वो कान का पर्दा जो वाइब्रेट करता है, तो उससे बच्चे को अंदर एक खौफ सा आता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। तो हैबिचुअल करने के लिए, बच्चे को यूज टू करने के लिए हम एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, जिसके अंदर स्लो स्लो हम बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आदी करते हैं। और मेरे जो पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली 3 महीने के बाद जाके बच्चा उस हियरिंग एड का अच्छा यूजर बनता है, अगर वो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करता है। सर, कैसे एक बच्चे को आदी किया जाए कि वो हियरिंग एड वो करे? क्योंकि कुछ बच्चे तो लाकी होंगे कि वो बहुत छोटी सी एज में उन्हें हो रहा है और उनके माँ लगा देगी और वो आदी हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली बड़ी उम्र के बच्चे का एएसएसआर भी हो रहा है, एबीआर भी हो रहा है। उन्हें कैसे, क्योंकि उनके बिहेवियर बन चुका है, उनकी एक चीज बन चुकी है, और वो कैसे इस एक भारी सी चीज को आदी करें पहनने के लिए? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छी बात है। इस सवाल के जवाब से पहले अभी आपने एबीआर और एएसएसआर का जिक्र किया, तो उससे मेरे ज़हन में एक बात और भी आई। वो यही है कि जब भी पर्सनली मैं हियरिंग एड फिटिंग करता हूँ हियरिंग एड को, तो कभी एबीआर की रिपोर्ट के ऊपर आप हियरिंग एड को फिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो एबीआर है वो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक है, 2 फ्रीक्वेंसी। अब हमारे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बच्चा आता है एबीआर के ऊपर सीवियर टू प्रोफाउंड रिस्पॉन्स आ रहा है, और जब हम पेरेंट्स को कहते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा बच्चा सुनता है। वो मेरे क्लिनिक पे खड़े होके बच्चे का मुंह दर्द करते हैं, टेबल करते हैं, बोलते हैं या क्लैप करते हैं, तो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है। वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, कि हम उसको कह रहे हैं उसका सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस है और वो क्लैप के ऊपर मुड़ के देख रहा है।
तो उसमें होता है ऐसे है कि वीरा की जो रिपोर्ट है वो हमें 2 फ्रीक्वेंसीज का देती है, 2000 और 4000। अब हो सकता है कि 2000 4000 के ऊपर तो उसका सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, लेकिन उसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारी लाउड साउंड होती हैं उसके ऊपर उसका लॉस 30 40 50 हो। ऐसे बच्चे लाउड साउंड्स पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन उनकी स्पीच डेवलप नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? कि फ्रीक्वेंसी सारी नहीं जा रही, लोअर फ्रीक्वेंसीज अच्छी हैं, हायर डैमेज हैं, और जो बिल्कुल एंड वाली हैं 6000 और 8000 वाली वो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे बच्चों में साउंड्स जा रही होती हैं, वर्ड्स रिकग्निशन नहीं होती, वर्ड्स परसेप्शन नहीं होती, जिसकी वजह से स्पीच डेवलप नहीं होती। तो इसलिए एक तो बात यह है कि जब भी आप किसी भी बच्चे को हियरिंग एड लगवाएं तो उसका ASSR जरूर करवाएं, क्योंकि ASSR में हमें कंप्लीट ऑडियोग्राम मिलता है। जब कंप्लीट ऑडियोग्राम मिलेगा तो हम सॉफ्टवेयर में सारी फ्रीक्वेंसीज उसमें डाटा एंटर करेंगे। अदरवाइज होता क्या है कि हमने 2 फ्रीक्वेंसीज का तो डाल दिया वीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, और बाकी फ्रीक्वेंसी हम ब्लाइंडली डालते हैं। अब जब ब्लाइंडली डालेंगे तो वो पेशेंट के लिए कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अंदर डिस्टॉर्शन हो सकती है, तो बच्चा उसका आदी नहीं होगा। अगर आपका हियरिंग एड ठीक प्रोग्राम हुआ है तो बच्चा बहुत जल्दी हियरिंग एड का यूजर बन जाए। जी सर। जी सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर, कैन यू हियर मी? यस यस यस। सर, ASSR एंड ABR तो बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो अभी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो तो ASSR कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे का ASSR ही कराया था, उसी की मदद से हुआ था। एंड बिफोर कॉक्लियर इम्प्लांट ही वाज एबल टू utter his first word as well. So hearing aids are very important. तो अब हम बच्चे को आदी कैसे बनाएं? जी ठीक हो गया। अब उसमें ऐसे है कि जब हमने पेशेंट को बच्चे को हियरिंग एड लगा दिया तो उसको आदी कैसे करना है। इसके अंदर बेसिकली जो चीज है जो मैं पेरेंट्स को गाइड करता हूँ वो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जितना आप इसके अंदर स्लो जाएंगे उतना बच्चा आपके साथ कोऑपरेट ज्यादा करेगा। इसमें कभी भी बच्चे के साथ आपने जबरदस्ती नहीं करनी। उसके हाथ पांव पकड़ के से मैंने अपने शेड्यूल के अंदर पहला हफ्ता उनको लिखा हुआ है कि जी मॉर्निंग में आपने 1 घंटा बच्चे को हियरिंग एड लगानी है। तो अब उस 1 घंटे को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि मदर बच्चे के हाथ पांव पकड़ के बैठे और उसको घंटा पूरा कराए, ठीक है। उसमें हमेशा उनको मैं कहता हूँ कि इस 1 घंटे के भी आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, चाहे 15-15 मिनट के आप करें, 30-30 मिनट के करें, लेकिन जितना टाइम बच्चा लगाए आप उसको जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। होता क्या है कि आप बच्चे को हियरिंग एड लगा के सबसे बेस्ट वे यही है कि उसकी अटेंशन को आप डाइवर्ट करें, उसका ध्यान कानों से हटाएं, क्योंकि कान जो हमारे हैं बहुत सेंसिटिव है। इसमें कुछ छोटी सी चीज भी चली जाए तो बंदे को बड़ी इरिटेशन होती है, तो फिर हमने फुल मोल्ड के साथ डिवाइस लगाई हुई होती है, तो उसको अटेंशन डाइवर्ट करें। अच्छा, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो सबसे कामयाब मुझे पेरेंट्स ने जो चीज बताई है, जो उनका तजर्बा कामयाब हुआ पेरेंट्स का, उसमें ये होता है कि हाँ वो टॉय शॉप से बड़े सस्ते से 5 टॉयज ले आते हैं बच्चे के पसंद के। अगर वो बेबी बॉय है तो गन्स ले आएंगे, अगर वो कोई बेबी गर्ल है तो वो डॉल्स ले आएंगे। 5 डिफरेंट वो कोई भी टॉय ले आएंगे। डे 1 जब हियरिंग एड लगा दिया फौरन एक नया टॉय उसके सामने रखा तो डेफिनेटली बच्चे की अटेंशन उस तरफ चली जाएगी, और बच्चे को कोशिश करके 15-20-25 मिनट उस टॉय के साथ आप खिला सकते। उसके बाद बच्चा अगर तंग हो रहा है तो डिवाइस उतारते हैं, टॉय भी रखते हैं, शाम को फिर यही प्रैक्टिस करें। 2 से 3 दिन आप प्रैक्टिस करें, जब बच्चे का टॉय नंबर 1 से दिल भर जाए तो टॉय 2 निकाल लें। जब टॉय 2 निकालेंगे तो डेफिनेटली फिर वो थोड़ा सा आदी होगा। इस तरह टॉय 2 3 4 5 देन टॉय 1 अगेन। इस तरह लोगों ने ये प्रैक्टिस किया तो बच्चों में हियरिंग एड का यूजर बनने में उनको बहुत आसानी हुई। मेरी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक पेशेंट मेरी ऐसी भी हैं जिन्होंने मुझसे काफी कॉस्टली हियरिंग एड्स लगवाए, और उनका दिल था जैसे नॉर्मली होता है, और घर में जो हमारी बड़ी होती हैं पेरेंट्स से भी बड़े, जो दादा दादी नाना नानी घर में जो भी होते हैं, वो खास तौर पे वो कहते हैं कि जी इतने पैसे लगा ही हो, अपनी बहू को कहेंगे कि बच्चा सुनता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं। वो अभी हमने उसके लेवल्स को उतना करेक्ट नहीं किया होता कि वो सुने। ये चीज पेरेंट्स की मदर तो समझ आती है,
लेकिन घर वाले नहीं समझते। तो उन खातून ने क्या किया, वही जबरदस्ती बच्चे के हाथ पांव टांगे पकड़ के उसको टाइम पूरा करके वो जबरदस्ती करते थे। तो हुआ क्या कि मॉर्निंग में जब बच्चा उठता था तो वो हेयरिंग एड उसकी मम्मा लेकर आती थी, तो वो चीखें मारना शुरू कर देता कि ये अब मेरे जो है ना मम्मा मुझे लगाना शुरू कर देगी। उसको एक दिन मौका मिला, उसने वो हेयरिंग एड उठाए, अपने लॉन में गया, मिट्टी खोदी, उसको दबा दी। वो 20 दिनों के बाद हेयरिंग एड उनको मिले और उन्होंने आके मुझे सारी स्टोरी सुनाई। तो फिर मैं उनसे खफा हुआ, मैंने कहा कि आपको जो मैंने चीजें बताई थी आप उसके मुताबिक चलें तो बच्चा कामयाब होगा। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो इशारा करते हैं मुझे हेयरिंग डिवाइस लगाओ, जो अच्छे आदी हो चुके हैं। जी वो सर। दूध या फीडर नहीं मांगेंगे, वो डिवाइस मांगेंगे, क्योंकि वो जब लगाएंगे तो उनकी लाइफ शुरू होगी आगे। तो जी ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, डिफरेंट तरीके हैं बच्चे को आदी करने के लिए। अटेंशन डाइवर्ट करें और बच्चे को स्लो स्लो आदी करें। दरमियान में बच्चे को फ्लू हो गया, कोई सोर थ्रोट है, बुखार है, आप 2 दिन गैप देते हैं, मतलब स्लोली जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, जबरदस्ती जाएंगे तो नहीं कामयाब हो सकेंगे। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये वाली बात है। एंड सर मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जब हेयरिंग एड नहीं लगा होता बिल्कुल खामोश होते हैं, लाइफलेस होते हैं, एंड जैसे ही लगता है चाहे वो प्रॉपर स्पीच में नहीं आई तो उनकी अता पता स्टार्ट हो जाती है, दे स्टार्ट एंजॉयिंग द साउंड। वो स्टेज कब तक आती है, मतलब हाउ दैट स्टेज कम कि बच्चे अपना साउंड एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं, टर्न टेकिंग की स्टेज आ जाती है, तो वो किस टाइम तक आ जाती है एक बच्चे में? अगर वो हेयरिंग एड यूजर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए इट डिपेंड, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर मैं अपने केसेस को देखूं, अगर मैं अपने 20 बच्चों को खड़ा कर दूं जिनका सेम लॉस हो, उनको सारों को सेम हियरिंग एड लगे हुए हो, तो उनमें से किसी का 2 का भी रिस्पॉन्स आपस में नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये है कि जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस, उसमें नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स के दरमियान बच्चे आदी हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छा है बच्चा तो वो 3 महीने में आदी हो जाएगा, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 4.5। नॉर्मली 6 से ऊपर कोई नहीं जाता, और 3 से पहले 5% हो गए जो 3 से पहले भी चले जाते हैं, तो 2 महीने में। अगर नॉर्मली जो एक एवरेज है वो 3 to 6 मंथ्स के दरमियान आती है। जी सर। अच्छा सर, हेयरिंग एड्स की भी टाइप है, तो जैसे प्रोफाउंड के लिए खास किस्म के हेयरिंग एड होंगे, माइल्डर फॉर्म के लिए खास किस्म के हेयरिंग एड होंगे। सो अगर आप बताएं कि प्रोफाउंड वालों को कौन से हेयरिंग एड, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स हैं कोई भी वो हेयरिंग एड लगा लेंगे, वो कहेंगे बच्चे पे काम नहीं कर रहा। तो क्या इस किस्म के डिफरेंट हेयरिंग एड हैं और उनसे क्या क्या फायदे हैं? ठीक है, इसमें देखिए 2 चीजें हैं। हियरिंग एड की जो टाइप्स हैं वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से भी हैं और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके लिहाज से भी है। जी। लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हियरिंग एड की सिलेक्शन नॉर्मली जो है वो एज के साथ की जाती है। एज रिलेटेड है कि हर उम्र के बच्चे को हम हर तरह का हियरिंग एड नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमने एज ऑफ द पेशेंट उसको देखना है। उसको देखने के बाद हमने देखना है कि इसको हियरिंग लॉस कितना है। कि हियरिंग लॉस के हिसाब से फिर हमने हियरिंग एड सिलेक्शन करनी है। नॉर्मली जो इसमें टाइप्स आती हैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से, जो एक ओल्ड वर्जन्स हैं एनालॉग होते हैं, फिर सेमी डिजिटल है और फिर प्रोग्रामेबल डिजिटल है। एनालॉग खत्म हो गए, बिल्कुल अब नहीं बनते। जो सेमी डिजिटल हैं वो चंद कंपनियां बना रही हैं, और ज्यादातर जो इस वक्त तमाम बड़ी अच्छी कंपनीज है उनके कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामेबल डिजिटल हियरिंग एड्स चल रहे हैं। अब एक बच्चे को अगर प्रोफाउंड लॉस है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनती है, वो है BTE, बिहाइंड द ईयर। नॉर्मली, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, नॉर्मली इसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से एक बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड्स होते हैं, एक कैनाल एड्स होते हैं, और तीसरा नंबर जो आपको बताएंगे नहीं आते। जो बीटीज हैं इसके अंदर फिर आगे बीटीज के अंदर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक बड़ी कॉमनेस्ट टाइप जो है वो RIC की है, रिसीवर इन द लेकिन उसकी गलती नहीं है जितनी BTs की होती है। सो पहली बात तो ये कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के लिए, सीवियर टू प्रोफाउंड के लिए हम बच्चों को BTE हियरिंग एड्स लगाते हैं।
RIC हियरिंग एड्स जो हैं ये ज्यादातर स्लो देख लें, उसमें लोअर फ्रिक्वेंसीज अच्छी होती हैं, हायर बहुत ज्यादा डैमेज होती हैं, उसके अंदर RIC के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह कैनाल एड्स हैं, कैनाल एड्स के अंदर ITC हैं, ITE हैं, CIC हैं, इनविजिबल हैं। उसके अंदर भी हमने देखना है कि लॉस कितना है। अगर पेशेंट को लॉस बहुत ज्यादा है तो हम उसको CIC नहीं लगा सकते। उसके लिए जितना हियरिंग एड छोटा हो जाता है उतनी उसकी पावर भी कम हो जाती है। सिर्फ कुछ हियरिंग एड्स ऐसे हैं जो कि बहुत हाई टेक किस्म के हैं और काफी कॉस्टली हैं, उसके अंदर हम छोटे हियरिंग एड्स को भी हाई पावर तक ले जा सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो ITE है उसकी कवरेज काफी ज्यादा होती है, ITE की उससे कम होती है, CIC की उससे कम होती है। तो हमने हेयरिंग लॉस को भी देखना है, पेशेंट की एज को भी देखना है और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि इसको कौन सी वैरायटी सूट करेगी। तो सर हेयरिंग एड की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, जैसे प्रोफाउंड के जो अब हेयरिंग एड हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंप्यूटराइज्ड और साउंड रिकवरी सिस्टम आ रहा है, वो आ रहा है। सो क्या एक प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के बंदे को अगर हम एक बहुत अच्छा हेयरिंग एड दे दें तो क्या उसे उसमें फायदा होगा? क्या उसकी ऑडियो वर्बल चीज डेवलप हो सकती है? चाहे कुछ अरसे के लिए पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अफोर्ड नहीं कर सकते 20-20 25-25 लाख रुपए, बट दे कैन अफोर्ड अ गुड क्वालिटी हेयरिंग एड, तो क्या उसे फायदा होगा उन हेयरिंग एड का? देखिए इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने पहले भी बताई है, कॉक्लियर इम्प्लांट का जो कैंडिडेसी क्राइटेरिया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसमें वो इसी वजह से ही ये कहते हैं परफॉर्म हियरिंग लॉस के पेशेंट को भी आप 3 to 6 months हियरिंग एड लगाएं। देखिए उसके अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी चांसेस होते हैं कि बच्चे को सुपर पावर डिजिटल हियरिंग एड के साथ रिस्पॉन्सेज आ जाए। आप स्लो 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 उसको साउंड जाती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ब्रेन के अंदर एक्टिविटी जनरेट हो सकती है और वो साउंड को पिक कर सकता है। मैं दोबारा फिर यहाँ पे यही कहूंगा कि ASSR की रिपोर्ट यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करती है। उससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा 2 और 4K के अलावा बाकी फ्रीक्वेंसीज की पोजीशन क्या है। बाकी अगर हमारे पास 115 120 के ऊपर फ्रीक्वेंसीज कुछ आ रही हैं या लो फ्रीक्वेंसीज में कुछ अगर जान बाकी है तो हम काफी होपफुल हो जाते हैं उस केस के बारे में। अगर बिल्कुल नहीं है तो भी हम ट्रायल जरूर देते हैं पेशेंट को और उसके अंदर कई दफा होता है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स ABR ASSR ऊपर बहुत कम है लेकिन हियरिंग एड के साथ उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी सर। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर अगर हम 100 केसेस हैं उसमें से वो 100 के 100 कैंडिडेट बन रहे हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के, उसमें से अगर 10 या 20 केसेस को भी हम हियरिंग डिवाइसेस से चला लें तो उनकी जिंदगी में तो सुकून आ गया, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांटेशन डेफिनेटली बड़ी एक हाईटेक इन्वेंशन है और उससे बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है और प्राइसेस भी काफी डाउन हो गई हैं, हमारे मुल्क में काम भी बहुत हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप एज ए पेरेंट्स सोचें तो अगर कॉक्लियर इम्प्लांट से आपकी जान छूट जाती है और एक हेयरिंग है चाहे 2 लाख है 4 लाख है तो आप बहुत बड़े फायदे में हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के अपने बहुत सारे बाद के भी हैजर्ड्स हैं जिसमें कॉस्ट सबसे ज्यादा है। डेफिनेटली एक चीज यूज होनी है, उसमें ब्रेक भी होना है, बच्चों में तोड़ना भी है, काफी होना है, अपने अपडेट भी करना है। मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आप कहेंगे मिसालें बहुत देता हूँ मैं। मेरे एक दोस्त है यहाँ पर बिल्कुल भावलपुर के डॉक्टर है, उनकी बेटी का हमने इम्प्लांट करवाया। तो अगर आपको तो पता होगा, मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ, अगर इम्प्लांट के पेशेंट को अगर आप यहाँ पर हाथ लगाएं तो आपको इसकी मैग्नेट जो है वो फील होता है। जी सर। वो डॉक्टर साहब की एक बेटी थी, उनकी एक बेटी का इम्प्लांट हुआ था, छोटी, अभी वो 5-6 ईयर्स की है, माशाल्लाह अच्छी जा रही है। एक भैया बड़ा, दोनों बहन भाई लड़ रहे थे, भाई ने उसको धक्का दिया सोफे से, उसका सर ये वाली साइड दीवार में लगी और उसकी जो मैग्नेटिक कॉइल थी और वो जो मैग्नेट था वो अपनी जगह से हिल गया और थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए बड़ी अलार्मिंग चीज है कि अब हम क्या करें, दोबारा सर्जरी करवाएं, उसको ओपन करवाएं, ये रिपेयर होगा नहीं होगा, क्या कॉस्ट आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि ये जितनी अच्छी चीज है लेकिन बाद में इसकी एहतियात बहुत ज्यादा है। आप माइंड ना कीजिए, एक मिसाल मुझे और याद आ गई इसके अंदर। तो सर। भावलपुर में एक पेशेंट है, चाहे वो एक्सीडेंट है, उनके बेटे का इम्प्लांट हुआ। जी। तो पिछले साल की बात है, बेटी स्कूल से घर वापस जब गाड़ी में बैठी तो इम्प्लांट, स्कूल से निकली तो इम्प्लांट लगा हुआ था, जब घर पहुंचे तो इम्प्लांट आउटर पार्ट जो स्पीच प्रोसेसर था वो नहीं था।
अब वो उनके स्कूल और घर के दरमियान 3 किलोमीटर का डिफरेंस सिर्फ है। उन्होंने वहां पर मस्जिदों में ऐलान करवा दिए, उन्होंने बैनर्स लगवा दिए, हर बंदे से पूछा, उनको इम्प्लांट नहीं मिला। वो इम्प्लांट काफी बाद जाकर उनकी गाड़ी में बैठते वक्त उसने नीचे गिरा दिया, किड्स क्लिप वगैरह नहीं लगे हुए होंगे, वो गिर गया, गाड़ी चलेगी और गाड़ियां गुजरी तो वो बड़ा मैग्नेटिक होता है, वो किसी गाड़ी के नीचे चिपक गया। ऊपर से गाड़ी गुजरी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से वो नीचे चिपक गया। वो कहीं गाड़ी सर्विस स्टेशन गई, वहां उस बंदे को मिला तो उसने जाके उनको पूछा। कहने का मतलब ये है कि बाद के एक बड़े मसाइल हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से पेरेंट्स को इम्प्लांट से बचा लिया जाए। अगर रिस्पॉन्सेज नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली इस तरफ जाना तो है, फिर इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। जी सर, ठीक है। अच्छा, हेयरिंग एड यूजर्स जब इम्प्लांट में जाते हैं तो उनको लैंग्वेज एक्वायर करने में ज़्यादा फायदा होता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि हमेशा हमें हेयरिंग एड लगाना चाहिए एंड फिर उसके बाद हमें जाना चाहिए इवन इफ अ चाइल्ड हैज स्टोन डेफनेस? सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। सॉरी सर, मैं ये कह रही थी कि हेयरिंग एड यूजर्स जब कॉक्लियर इम्प्लांट में जाते हैं, एक तो ये कि हमें एक अच्छी टाइमलाइन भी मिल जाती है कि 1 ईयर अगर एक बच्चा हेयरिंग एड लगा रहा है, क्या हमें एक टाइमलाइन मिल जाती है कि अच्छा इसने हेयरिंग एड लगाया है, क्योंकि आजकल हालात पाकिस्तान के ऐसे कि डिलेज आ रहे हैं, तो क्या 1 ईयर में कॉक्लियर इम्प्लांट वो नहीं कर सकता, उसे थोड़े से 3-4 महीने, तो क्या हेयरिंग एड उसकी वो जो टाइम लाइन है उसे बचा लेता है कि इसका लॉस ना हो लैंग्वेज का? क्योंकि आपको पता है कि जितना जितना हमारा टाइम गुजरता जाता है उतना हमारी लैंग्वेज एक्वायर करने में मुश्किल होती है। कितना हेयरिंग एड कैन सेव अ चाइल्ड्स लाइफ इन एक्वायरिंग लैंग्वेज? ओके, देखिए इसके अंदर मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हमारे पास पेशेंट का डाटा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। देखिए एक पेशेंट को हमने हेयरिंग एड लगा दिए, उसके ऊपर वो अगर कुछ साउंड्स को भी पिक कर रहा है, से उसकी हायर फ्रीक्वेंसीज नहीं है और लोअर के ऊपर वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि उस ड्यूरेशन में वो हेयरिंग एड लगवाए, और सिर्फ हेयरिंग एड लगवाए ना, उसको उसकी प्रॉपर स्पीच थेरेपी जरूर करवाए। सारी नहीं तो कुछ कुछ एक देखे ना, इंसान के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म है, तो वो एक सिस्टम को जनरेट तो होगा ना। आप उसको बड़े वर्ड समझ नहीं आएंगे, छोटे छोटे फिक्रे समझ नहीं आएंगे, लेकिन वो साउंड्स को पिक करेगा। साउंड्स को जब पिक करेगा उसके दिमाग में चीजें जाएंगी। तो ये जो इम्प्लांट उसने बाद में करवाना है, ये उसकी प्री रेक्विजिट्स हैं, और जब इम्प्लांट लगेगा तो वो बड़ी जल्दी क्विकली इन चीजों को आगे लेकर जाएगा। तो मैं नॉर्मली जरूर रेकमेंड करता हूँ पेशेंट को कि आप जितनी जल्दी होता है डिवाइस लगवाएं, और उससे भी ज्यादा इसमें जो रोल है वो स्पीच थेरेपिस्ट का है कि वो उसकी प्रॉपर स्पीच थेरेपी करवाएं। क्योंकि बस जब पेरेंट्स आते हैं तो वो क्या, जी आप बताइए। सर आपकी आवाज कट गई थी, आपने स्पीच थेरेपी का कहा, मोस्टली लोग कहते मेरे हैं। ख्याल सिग्नल कुछ ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी आवाज फिर कर गई। जी सर। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही मुझे बिल्कुल। सर आपने स्पीच थेरेपी का जिक्र किया, हेयरिंग एड के बाद कितनी जरूरी है? और क्योंकि मोस्टली कहते हैं कि अब तो कान लग गए हैं, हेयरिंग एड लग गए हैं, तो अब क्या जरूरत है, एनवायरनमेंट से ले लेगा और खुद ही बोलेगा, कितनी स्पीच थेरेपी जरूरत है? देखिए मैं तो इसके अंदर ये कहूंगा कि हेयरिंग एड से भी ज्यादा जरूरत स्पीच थेरेपिस्ट की है। हमारी फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात इस सेंस में नहीं है कि एक बच्चा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी अगर इम्प्लांट की जो एज लिमिट है वो 2 to 3 years तक हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। देखिए एक डिसेबिलिटी है, आपने कोई भी डिवाइस, चाहे वो हेयरिंग एड है चाहे वो इम्प्लांट है, वो आपने लगा लिया तो आपकी डिसेबिलिटी छुप गई, आप सुन रहे हैं। लेकिन स्पीच एक ऐसी चीज है कि अगर वो स्पीच आपको नहीं आएगी, या इवन आपकी सलर्ड स्पीच स्पीच, तो ये चीज ऐसी, इसको आप छुपा नहीं सकते। आप स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, जिंदगी में अगर आपकी स्पीच ठीक नहीं तो हर जगह आप पीछे होंगे। जी सर। तो ये वो डिसेबिलिटी है जिसको हमें ज्यादा काउंटर करना है, जिस पे ज्यादा फोकस करना है।
इस चीज को बेहतर करने में, क्योंकि डिवाइसेज आने वाले वक्त में तो और एडवांसमेंट हो जाएगी, अच्छे से अच्छे डिवाइसेज आते जाएंगे, आप अपनी हियरिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं किसी को बताए बगैर। तो ये जो स्पीच वाली चीज है, मैं अपने पेरेंट्स को उनसे, हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसपे हम कॉन्सेंट लेते हैं, मैं उनसे कॉन्सेंट लेता हूँ कि अगर आपने स्पीच थेरेपी नहीं करवाई तो मैं आपके केस को आगे 3 महीने बाद लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि वो उनकी सारी एक्सपेक्टेशन हमसे होती है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं, आप ही कुछ करें। उनको हम बड़ा समझाते हैं कि जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है ये पूरी डोमेन सेपरेट है, इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे करना है। ये आप डेफिनेटली जाएंगे स्पीच थेरेपिस्ट के पास तो आपको गाइड करेंगी, बताएंगी, और अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो आपका इलाज मुकम्मल होगा, अदरवाइज इलाज मुकम्मल नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये है कि स्पीच थेरेपिस्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब वी वर्क एज अ टीम, हम लोगों की टीम जब तक ना काम करे तब तक बेटर रिजल्ट नहीं आता। माओ का क्या रोल है? क्योंकि एक माँ, एक स्पीच थेरेपिस्ट तो 30 मिनट्स थेरेपी दे देगा, घंटा दे देगा। माओ के लिए क्या है कि हाउ दे हैव टू, क्योंकि जब हम सुनते हैं, मैं अपनी एग्जांपल लूं, कि हम खामोश हो जाते हैं कि अच्छा बच्चा नहीं सुन रहा तो मैं इससे क्या बोलूं, ये तो कुछ समझेगा नहीं। सर मुनीर भी कहते हैं अक्सर पेरेंट्स तो ये समझते हैं कि बस अब ये कुछ नहीं समझ रहा है, तो एक छोटा बच्चा भी है वो अंडरस्टैंड नहीं करता है, उनके साथ भी हमें बोलना पड़ता है। तो माओ का क्या रोल है इसमें? देखिए बात फिर वही है जो हमारी ट्रायंगल है, उसकी जो थर्ड पार्ट के ऊपर जो मदर है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसी का है। बच्चे को हैबिचुअल कैसे करना है, हियरिंग एड का यूजर कैसे बनाना है, हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो बच्चे को 1 घंटा मैक्सिमम दे देंगी, बाकी मदर को ही गाइड करना है। इसी वजह से हमारे इन केसेस के अंदर जो फेलियर रेट है वो एज कम्पेयर टू ज्यादा है उन फैमिलीज के अंदर जिनकी पेरेंट्स ने कॉपरेट नहीं किया, या जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जो रिमोट एरिया से हमारे पास आ रही हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि तमाम मदर्स को हर सूरत में बिठा के अच्छा काउंसल किया जाए, जितना उसका एक आईक्यू लेवल है उस लेवल पे जाके उससे बात की जाए, और जितना वो कर सकती है वो सारी स्ट्रेटेजीज उसको बताई जाए, क्योंकि मदर के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते। उसने सारा दिन बच्चे को उसने देखना है। स्पीच थेरेपिस्ट 1 घंटा उसको स्पीच थेरेपी करा देगा, उसके बाद आप स्पीच थेरेपी जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने अगर उसको कोई लेसन दे दिए हैं, उसको एक्सरसाइजेज दे दी हैं, तो वो माँ ने ही घर में उसको करवानी है। और स्पीच थेरेपी में जहां तक मुझे पता है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो यही है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, कि जितनी दफा आप रिपीट करेंगे करेंगे उतनी चीजें आपके ब्रेन के अंदर इकट्ठी होंगी, उतनी जल्दी आप बच्चा जो है ना उसको समझेगा और उसको बोलने की कोशिश करेगा। तो माओ को तो डेफिनेटली मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर वो चाहती हैं अपने केस को जितनी जल्दी कामयाब करना चाहती हैं उतनी अच्छी मेहनत करें। और मेरे इस एरिया के अंदर तो 3-4 मदर्स ऐसी भी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं कि जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, वो मेरे पास आए, उनको हमने गाइड किया और उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि लाहौर चले गए, कराची चले गए, वहां से उन्होंने 3-3 महीने इवन घर रेंट पे लेकर रहे और स्पीच थेरेपी करवाई। और वो मदर्स अब आजकल स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं, मतलब एज ए ऑफिशियली या प्रोफेशनली नहीं कर रही, अपने एरिया में है। जैसे एक एक बहावल नगर में बैठी हुई है, या हरुणाबाद में एक खातून बैठी हुई है जो लाहौर से ट्रेनिंग लेकर आई है, जो स्पीच थेरेपी बच्चे करवा के आई है, तो साथ उसके मोहल्ले में एक और बच्चा, तो वो उसको स्पीच थेरेपी करा रही है। चले कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, कुछ तो उसको आइडियाज मिल रहे हैं उस बच्चे को, तो इसलिए मदर का रोल जो है ना वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। So we have many amazing mothers, success stories हैं, और अब हम being a speech therapist उन mothers से guidelines देते हैं कि आपने कैसे की है। तो of course mother का रोल हम deny कर ही नहीं सकते, बल्कि हम तो जैसे गाइड हैं, they are the main role जो वो करते हैं। तो सर स्पीच थेरेपी का हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा पेंडेमिक है, सो विल अ चाइल्ड बी, क्योंकि हम टेली प्रैक्टिस में आ गए हैं, हियरिंग एड का चाइल्ड कितना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा जब हम इस डिवाइसेस से उसके साथ थेरेपीज करें? क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि वो कैसे सुनेगा इस डिवाइस को। सॉरी मैं आपका पॉइंट समझा नहीं हूँ, किन डिवाइसेस के साथ बच्चे की बात कर रही हैं आप?
मोबाइल हो गई, लैपटॉप हो गया, टेलीथेरेपी, मतलब कितना हम उन्हें इस चीज में कर सकते हैं कि हियरिंग एड बच्चा कितना सुनता है उससे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें ऐसे है कि डेफिनेटली इन चीजों का रोल बहुत ज्यादा है। जी एक स्पीच थेरेपिस्ट है, जैसे अभी आपने कहा वो 30 मिनट्स 45 मिनट्स बच्चे की स्पीच थेरेपी करा लेगा। घर में मदर है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर कोई जॉबियन है तो जॉब पे भी जाना है, घर को भी देखना है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसने भी, तो उसके वो भी मैक्सिमम एक बच्चे के लिए 2 घंटे निकाल लेगी दिन में, 3 घंटे बहुत हम सोचेंगे। तो ये जो डिफरेंट गैजेट्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं और जितनी ये आप लोगों ने सर्विसेज शुरू की हैं टेलीथेरेपी के हवाले से, तो ये इनका बहुत फायदा होगा। और इनका ज्यादा फायदा मेरे जैसे लोगों को होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे एरिया में कोई स्पीच थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। जी अगर है भी तो उनके पास इतना टाइम नहीं है जितने पेशेंट्स हैं। जी सर। उसमें ये है कि जो लोग इस पे कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की सुपरविजन और गाइडेंस के साथ गैजेट्स को यूज करने में बहुत फायदा है। एक बच्चा है, वो जिस तरह आपने देखा है वो मोबाइल का यूजर है, बच्चा 4-4 घंटे कार्टून देख रहा है। इस तरह मेरे पास भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल भी हैं, वो तो मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक पेरेंटल मॉड्यूल है जी जो सर। मैं पेरेंट्स को हियरिंग एड के साथ देता हूँ, उन्हें कहता हूँ, और उसकी मैं प्राइस भी चार्ज करता हूँ उनसे कुछ, और उनको सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कि ये आपके पास सॉफ्टवेयर है, अब आपने जब तक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके उससे गाइडेंस लेके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। उसके अंदर वो आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, वो बिल्कुल साउंड्स निकालने से स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर और वो स्मॉल स्टोरी मेकिंग तक जाता है। हंड्रेड्स ऑफ गेम्स हैं उसके अंदर, सारी वो गेम प्ले कर रहा है बच्चा और वो उसकी स्पीच थेरेपी हो रही है। लेकिन उसके अंदर ये मैं इस चीज पर बड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ कि ये विदाउट स्पीच थेरेपिस्ट की गाइडेंस के ये आप यूज नहीं कर सकेंगे, जी क्योंकि जो जो टेक्निक्स और चीजें आपने बतानी है कि कौन सी साउंड्स को पहले पिक करता है बच्चा, कौन सी बाद में करता है, किस पैटर्न पर लेकर जाना है, ये सारी चीजें हैं वो स्पीच। अब उसमें कि ये चीजें सारी आप इस्लामाबाद पिंडी में भी बैठ के मेरे बहावल नगर के पेशेंट्स को, रोहिंग्या खान के पेशेंट को, भावलपुर के पेशेंट्स को आप बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हैं। जी उसमें सर। वो आराम से उनको आप गाइडेंस दें, टेक्निक्स बताएं। आप वीकली एक घंटा भी उनके साथ रख लें तो मेरे ख्याल में उनको कुछ ना कुछ फायदा मिलना शुरू जरूर हो जाएगा। जी सर। सर हम तो हैं यहाँ पर गाइडेंस के लिए। और सर थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक और भी हम करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि हम एफएम सिस्टम के बारे में बात करें नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें, इसके मजीद लोगों को अवेयरनेस करें। तो थैंक यू, आप हमारे लिए आए, आपने टाइम निकाला। और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए आए। एंड ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आप हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सर कोई मैसेज थैंक यू वेरी मच। आप देना चाहें? जी कोई जी लास्ट बिल्कुल, थैंक यू। मैसेज? जी मैं, उसमें ऐसे है कि शुक्रिया तो मेरा अदा करना बनता है, आप लोगों ने इतना अच्छा काम शुरू किया, वरना हम जिन एरियाज में बैठे हुए हैं वहां पर हम अपने तौर पे तो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी फ्लोट होंगी और मेरे अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स होंगे, आपके अंदर होंगे, लोगों तो एक दूसरे से चीजें सुन सुनकर हम इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है कि मेरी कोई एक बात से किसी को इम्प्रूवमेंट मिल जाए, किसी की बात से मुझे अच्छा नॉलेज मिल जाए। तो ये पूरा एक जो टीम वर्क है, इसके अंदर हम सबको डेफिनेटली फायदा होगा, और हम सबके फायदे का जो एंड यूजर है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, बेसिकली फायदा उनको होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस मकसद के अंदर। मेरी तरफ से जितनी कॉपरेशन चाहिए होगी मैं हर वक्त हाजिर हूँ, और बस आपके लिए गुड विशेस हैं, बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच सर। फिर मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।